हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो 2026 के लिए, और जिनका क्वालिफाई हो गया है प्रीलिम्स में 2025 का, उनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब जो हमारा सीरीज चलेगा उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। पहले तो हम एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की जो बुक है उसको हम रिवीजन करेंगे, साथ साथ में जो फिजिकल ज्योग्राफी है क्लास 11th की, वहाँ से भी हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए उसको भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे। और जो हमारा वीकेंड रहेगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और साथ में जो 2025 का जो पेपर हुआ था उसको भी हम क्या कर रहे हैं, पार्ट बाई पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो का जो लेक्चर रहेगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्राउन रूल के बारे में। क्राउन रूल का मतलब है कि जब हमारी कंट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, उसके बाद जो पावर ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, यानी कि जब कंपनी आई थी हमारी कंट्री में तो उस टाइम पे वो क्या करती थी, एक टैक्स गिविंग कंपनी थी। मतलब हमारी कंट्री में उस टाइम पे जो मुगल्स एम्पायर में जो रूलर्स थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, टैक्स पे किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे पावर ट्रांसफॉर्मेशन होता गया तो जो कंपनी टैक्स दिया करती थी वही कंपनी अब क्या करने लगी थी, टैक्स लेना स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम से हम दो पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं ब्रिटिश क्राउन के बारे में, ब्रिटिश रूल के बारे में। एक था हमारा कंपनी रूल, दूसरा है हमारा क्राउन रूल। ये पूरा ड्यूरेशन चलेगा कब से कब तक का, 1773 से लेकर के 1947 तक का। लेकिन इस टाइम के पीरियड को जो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया वो सिर्फ इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, जिसको क्या कहा जाता था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, उसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा अलग अलग एक्ट लाए गए। तो जो पावर थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो धीरे धीरे खत्म होकर के डायरेक्ट कंट्रोल किसने ले स्टार्ट कर दिया था, ब्रिटिश क्राउन ने। यानी कि सीधा सीधी जो ब्रिटिश की जो क्वीन थी विक्टोरिया एलिजाबेथ, तो उनके हाथ में क्या हो गया था, सारी पावर चली गई थी इंडिया के रिगार्डिंग में। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, किसके बारे में, कंपनी रूल के बारे में। आज हमारा लेक्चर 2 रहेगा किसके रिगार्डिंग में, सेम जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के रिगार्डिंग का ये चैप्टर चल रहा है। एम लक्ष्मीकांत का पहला ही चैप्टर है। तो यहाँ पे ना दो एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव पड़ी। पहला था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 और दूसरा था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। एटलीस्ट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एक्ट था वो था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। एक तरीके से उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन कहा जाता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। साइमन कमीशन क्या था वो डिस्कस करेंगे। जो ब्रिटिशर्स के द्वारा डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट लाया गया उस पर हम डिस्कस करेंगे। मीन्स आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, टॉपिक जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप एंड तक बने रहिएगा और बहुत कुछ हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ओवर व्यू था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए, ये जो कहानी स्टार्ट होती है ना क्राउन रूल की, ये होती है 1858 से स्टार्ट होने से पहले एक छोटा एक इवेंट होता है हमारी कंट्री के अंदर में 1857 में, जिसे क्या कहा गया था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया, जिसमें इंडियन सोल्जर्स और जो इंडियन पीपल्स थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, या फिर कह लो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। इसका जो मेन कारण था वो क्या था, उस टाइम पे जो इस रिवॉल्ट को एक तरीके से फायर करने का काम किया था वो किया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो मॉडर्न गन लाया गया था उस टाइम पे, तो उसकी जो कारतूस थी उसने काम किया था। कारतूस में क्या था कि वो गाय और जो पिग है, उसके फैट से बनाया जाता था, और उस टाइम पे जो कारतूस है उसको मुंह से हटा करके क्या किया जाता था, रिमूव किया जाता था, फिर उसको गन के अंदर में फिलिंग की जाती थी। जैसे कि अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो गाय को भगवान का दर्जा दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है। मुस्लिम रिलीजन की बात करें तो वहाँ पे सुअर यानी कि पिग को हराम माना जाता है। तो इस वजह से एक इस छोटे से इवेंट ने जो हमारा 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको चिंगारी आग लगाने का काम किया था। ऐसे इसके बहुत से रूल थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो प्रोविजन में अलग अलग रूलर्स थे उनके प्रॉपर्टीज, उनके प्रोविंस पे अपना कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कानून लेके आई थी, तो उसका गुस्सा था। लेकिन हमारा जो रिवॉल्ट था 1857 को वो टोटली फेल हो जाता है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो यही था, मतलब 1857 के रिवॉल्ट में कि फेल होने के बहुत से रीजन थे। जैसे एक ऐसे भाषा की कमी थी
जिसने पूरे कंट्री को यूनाइट, मतलब जो रिवोल्ट में जितने भी जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब लोगों को यूनाइट नहीं कर पाया था। एक मतलब एक यूनिटी भी हमारी वीकनेस रही थी, लैक ऑफ यूनिटी, जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट फेल हो गया था। सबके अपने अलग अलग मोटिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। कोई अपने प्रोविंस के लिए बचाना चाहता था, ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर से वॉर लड़ रहा था। कोई अपने राइट्स के लिए वॉर लड़ रहा था। किसी का मेन मोटिव नहीं था, तो जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इजिली जो रिवॉल्ट चला था उसको सेप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। तब उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इस बात को एनालाइज किया कि अब कंपनी पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो जस्ट 1857 के बाद ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है 1858 में, जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें हुआ क्या था कि कंपनी रूल हट करके डायरेक्ट रूल किस पे चली जाती है, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती है। सबसे पहले समझिए इसके की फीचर्स क्या थे। अगर आपको यहाँ से नोट्स लिखने, आप यहाँ से नोट्स लिख सकते हो। रोड मैप नोट्स चाहिए तो आप वो यहाँ से ले सकते हो। आज आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम की फीचर पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो कंपनी का रूल था वो खत्म हो गया था। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो टोटली खत्म होकर के डायरेक्ट रूल किस पे आ गया था, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था। इसीलिए कहा जाता है कि जो 1858 से लेकर के 1947 तक का जो टाइम पीरियड चला था उस पे किसका कंट्रोल था, ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है वहां के जो राजा थे उनका कंट्रोल था। तो इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और अब इंडिया का जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो किसके पास था, क्राउन के पास चला गया। यानी कि अब क्वीन विक्टोरिया ही क्या थी, इंडिया की क्या बन गई थी, हेड बन गई थी। यानी कि सारा जो डायरेक्ट रूल था वो क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया था। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा यहाँ पे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल आपको किस टाइम पे देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे इसको हटा करके क्या बना दिया गया था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो कि पहले वाइसरॉय कौन थे, हमारी कंट्री के लॉर्ड कैनिंग थे, उनको बना दिया गया। तो ये एक पावरफुल मिनिस्टर था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्टली आंसरेबल होता था हमारी कंट्री के अंदर में जो भी चीजें होती थी। यानी कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उनके कंट्रोल में क्या गया था, इंडिया के जितने भी जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे वो सारी चीजें किसके हाथ में आ गई थी, इनके हाथ में आ गई थी। और ये किसको आंसर करते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो क्वीन विक्टोरिया थी या जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट बैठा करती थी उनको जाकर के ये क्या करते थे, अपना आंसरेबल यानी कि जो भी हिसाब किताब होता था वो दिया करते थे। उसके बाद क्या बनाया गया था, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया था जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर थे। इस कैबिनेट में आपको कितने मेंबर देखने को मिलेंगे, तो 15 मेंबर देखने को मिलेंगे काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, जो कि क्रिएट किया गया था किसके लिए, ताकि वो एसोसिएट कर सके सेक्रेटरीट। इसका मतलब ये समझिए आसान भाषा में कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया थी, इंडिया भी होती थी, जो उनकी क्या करती थी, हेल्प किया करती थी। उसके बाद जो डुअल गवर्नमेंट रूल सिस्टम था यानी कि बोर्ड ऑफ काउंसिल प्लस डायरेक्टर्स, इसको क्या किया गया था, हटा दिया गया था, खत्म कर दिया गया। ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में देखने को मिलेगा। तो जो वाइसरॉय थे यानी कि अब वो क्या बन गए थे, क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे। इस एक्ट के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर जनरल था उसको अब क्या बोला गया था, वाइसरॉय ऑफ बोला जाने लगा था। इतना आपको याद रहेगा। यही था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इसके अंदर में क्या था कि ये जो एक्ट था वो भी किसके बाद आया था। अब देखिए जितनी भी जो हम अब काउंसिल एक्ट के बारे में बात करेंगे ना वो सब चलेगा हमारे किसके बाद से, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद। जैसे कि अगर हम प्रीवियस लेक्ट, तो जैसे कि अगर हम बात करें और इससे पहले की जैसे कि ये सारे जो एक्ट थे ये सारी चीजें हमारा चल रहा था किस पे, रेगुलेटिंग एक्ट पे। तो यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आ रही थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आ रही थी। और यहाँ पे जो काउंसिल एक्ट आ रही है वो कौन लेके आ रही थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लेकर के आ रही है।
तो इसके जो मेन पॉइंट है ना, अब वो हम देखते हैं। जैसे जो इंडियंस थे उस वो क्या किए जाने लगे थे, नॉमिनेट किए जाने लगे थे किसके अंदर में, वायसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर में, नॉन ऑफिशियल तरीके। इन शॉर्ट जो गवर्नर जनरल थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को भी क्या करने लगे थे, इंक्लूड किया जाने लगा था। ये ऐसा पहली बार हुआ था कि इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या लेने लगे, क्या मिल गया था, पार्टिसिपेट करने का हिस्सा, मतलब पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, प्रोसेस का हिस्सा वो बन गए थे। लेकिन जो इंडियंस थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, यानी कि नॉन ऑफिशियल्स के रूप में थे, और इन्हें नॉमिनेट किया जाते थे, ये इलेक्ट होकर के नहीं आते थे। तो इनके पास, यानी कि अगर हम बात करें, यह एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहां पे इंडिया के अंदर, मतलब इंडियंस को भी क्या मिलने लग गया था, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में राइट्स मिलना स्टार्ट हो गया था। यह एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहां पे रिप्रेजेंटेटिव का ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या कर सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा और यहाँ से आपको कीवर्ड्स में मिल जाएगा। जैसे नॉमिनेशंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत को नॉमिनेट किया जाने लगा था। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटोफिलो सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। रिस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर फिर से स्टैब्लिश किया गया था। और जो ऑथराइजेशन ऑफ क्या देखने को मिलेगा, ऑर्डिनेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके कुछ फीचर्स थे। तो ये जो एक्ट आया था ना, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेशर्स के बाद लाया गया था। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और एक तरीके से वहीं से क्या मानी जाती है कि इंडियन पॉलिटी की जो शुरुआत है ना, वो वहीं से मानी जाती है जब A.O. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो कि ब्रिटिशर्स ही थे। तो इसमें अगर हम बात करें, जो मेन पॉइंट है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज था वो क्या कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था। और कुछ जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट के थ्रू आने लगे थे, जैसे कि यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा, ये याद रखिएगा। उसके बाद मेंबर्स को बजट पर सवाल पूछने का क्या था, एक लिमिटेड अधिकार था, ज्यादा उनके पास अधिकार नहीं था। ये चीज आपको देखने को मिलेगा 1892 में। कुछ चीजें आप याद रखिएगा कि इन्हें बजट में डिस्कशंस करने का, क्वेश्चन पूछने का अधिकार था, बट उसमें वो अपना सजेशन नहीं दे सकते थे, और पावर जो था वो लिमिटेड था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करें तो नॉन ऑफिशियल मेंबर, यानी कि जो मेंबर्स थे वो इंक्रीज कर दिया गया था किनके लिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर, यानी कि जो इंडियंस थे। कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर में। उसके बाद ये कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते थे, जैसे मैंने आपको बताया, म्युनिसिपैलिटीज एंड यूनिवर्सिटीज थे। बजट डिस्कशंस, इनमें इन्हें डिस्कस करने के लिए अलाउ किया गया था ऑन द बजट, कहाँ पे, काउंसिल्स के अंदर में, बट पावर जो क्या थी उनके पास लिमिटेड ही थी। नेक्स्ट, उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अब ये क्या था, तो ये आया था मुस्लिम लीग के फॉर्मेशंस 1906 में के बाद। तो यहीं से जो ब्रिटिशर्स थे ना, यहाँ से जो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म, तो यहीं से ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट था इनका, डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब अगर हम बात करें इसमें जो यानी कि अगर हम बात करें इसमें जो मेंबर्स थे सेंट्रल और जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, उसको क्या किया था, इंक्रीज कर दिया गया था। पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव में, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया गया, और इसमें जो पहले अपॉइंटमेंट किए गए थे वो कौन किए गए थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर को किया गया था। और यहाँ पे जैसे कि जो हमारे जो वाइसरॉय थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो किनके द्वारा ज्वाइन किया गया था, SP सिन्हा के द्वारा ज्वाइन किया गया था। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब इसमें जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स के लिए स्टार्ट किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सबसे इसमें जो कंट्रोवर्शियल था वो ये था कि जो सेपरेट इलेक्टोर्स जो मुस्लिम्स के लिए लिया गया था ना, इसमें क्या था कि जो मुस्लिम्स थे वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो क्या कर सकते थे, इसमें चुन सकते थे। तो ये एक कॉम्युनल डिविजन्स का एक सीट था, मतलब एक जहाँ से रूल्स एंड मतलब डिवाइड एंड रूल जो था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। अगर हम की रिफॉर्म्स की बात करें, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा 1909 में क्या था,
जो मेंबर्स थे सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, वो क्या किया था, इंक्रीज कर दिया गया था, यानी कि बढ़ा दिया गया था। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट इंडियन थे एसपी सिन्हा, वो क्या थे, इनके द्वारा ज्वाइन किया गया था वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में। फिर 1909 में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, इंट्रोड्यूस किया गया था सेपरेट इलेक्टोरल्स, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। एंड इसमें जो मोड डिलाइवेट जिसमें आपको देखने को मिलेगा वो मोर डिलाइवरेटिव पावर से देखने को मिलेगा, किसके पास, कौंसिल्स के पास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसके बाद आया था। जैसे कि देखिए, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेकर के 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये रिफॉर्म कब आया था, 1919 में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ब्रिटिश ने इसे रिवॉर्ड दिया, यानी कि रिवॉर्ड दिया रिफॉर्म के फॉर्म में। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर हम मेन फीचर्स की बात करें तो डायरेक्टरी सिस्टम जो था प्रोविंस के अंदर में, वो क्या किया था, सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे कि जो रिजर्व था वो ब्रिटिश काउंसिल में, और जो ट्रांसफर्ड किया गया था वो इंडियन मिनिस्टर कंट्रोल के हाथ में कर दिया गया था। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे रिजर्व जो सब्जेक्ट था वो क्या क्या था, पुलिस, फाइनेंस किसके अंडर में था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे जस्ट लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, ये किसके हाथ में हैंडल किया गया था, इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में कर दिया गया था। लेकिन आप एक चीज देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी राइट्स था, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी पावर थी, वो किसके पास रखा गया, ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में रखा था। सॉरी फॉर डेट फ्रेंड्स, पीछे से आपको थोड़ी सी व्हीकल्स की हॉर्न की और जो नॉइस आ रही होगी उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा है और मेरे पास जो भी सोर्सेस हैं वो थोड़े से लिमिटेड हैं, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड्स देखने को मिलेगा। आई रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ ऐसे जो नॉइस है उसको आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड कीजिए। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट समझने पे होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था जस्ट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वो इंडियन मिनिस्टर को दे दिया गया था, और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, जस्ट लाइक अगर हम पुलिस या फाइनेंस की बात करते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने उसको क्या कर रखा था, अपने अंडर में रखा था। लेजिस्लेटिव का जो पावर था वो इंक्रीज हो गया था, यानी कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था बाई कैमरिकल लेजिस्लेटिव। देखिए, बाई कैमरिकल लेजिस्लेटिव में ना आपको क्या देखने को मिलेगा, दो हाउसेस देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो सेंट्रल लेवल पे लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, और फिर राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं। तो ये दो हाउसेस देखने को मिलेगा। यही चीज अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो आपको स्टेट लेवल पे क्या देखने को मिलेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना कि ऐसे कौन कौन से स्टेट है जहां पे आपको ये दोनों देखने को मिलेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, आपको बाई कैमरिकल लेजिस्लेचर्स भी देखने को मिलेगा, काउंसिल ऑफ स्टेट प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें अलाउ किया गया था डायरेक्ट इलेक्शन कुछ ही सीट्स के लिए, और क्रिएट किया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन 1926। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वही पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसमें आज बहुत से एस्पेरेंट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ड्रीम होता है कि वो यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करके स्टेट को या कंट्री को अपनी सर्विसेज दे। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, क्रिएट किया गया था 1926 में। उसके बाद आता है हमारे पास साइमन कमीशन। यहाँ से आप रोड मैप नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, काफ़ी एक्टिव। वैसे मैं रिकमेंडेड करूँगा आप वीडियो देख के रिविजन्स के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है एवरीथिंग। आप वहाँ से जो जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन आया था 1927 में, और इसमें जितने भी जो मेंबर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, इसमें एक भी इंडियंस नहीं थे। इसीलिए इसमें एक स्लोगन का यूज किया गया था, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ।
इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न यही था कि इसमें जितने भी जो मेंबर्स थे ना, वो सारे किसके थे? ब्रिटिशर्स के थे। इसमें इंडियंस एक भी नहीं थे। जबकि जो साइमन कमीशन लाया गया था 1927 में, वो इंडिया के अंदर में रिफॉर्म्स लाने के लिए लाया गया था और उसमें एक भी इंडियंस मेंबर नहीं थे। इसीलिए इसको क्या किया जा रहा था? बॉयकॉट किया जा रहा था। और इसी साइमन गो बैक कमीशन के अंदर में जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय जी थे, उनकी क्या हुई थी? डेथ हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के एक ऑफिसर ने उनके सर पे डंडा मारा था और वो डंडा इतनी तेज से लगा था उनके सर के ऊपर भी, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बनाई फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए, फ्यूचर रिफॉर्म्स प्लान बनाने के लिए, जिसमें एक भी इंडियंस मेंबर नहीं थे। इंडियंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया और एक स्लोगन दिया, यानी कि आंदोलन किया, साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय जी की जो डेथ थी वो भी इसी प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी। ब्रिटिश पुलिस की ने जो लाठीचार्ज किया था उसकी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? जो एंड ऑफ डायरेक्सी था वो खत्म हो गया। रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे प्रोविंस के अंदर में देखने को मिलेगा, और कंटिन्यू किया गया था जो सेपरेट इलेक्टोरल्स था। और जो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था 1930 से लेकर 1932 का, ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको लंदन यानी कि ब्रिटिश के अंदर में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932। इसके अंदर में क्या था? ब्रिटिशर जो प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, जस्ट लाइक मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, उनको क्या किया जाएगा? उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाएगा, दिया जाएगा। तो गांधी जी ने इसका क्या किया था? अपोज किया था, यानी कि विरोध किया था सेपरेट इलेक्टोरल्स के लिए। तो जिसके वजह से उन्होंने क्या किया था? भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, यानी कि उन्होंने भूख हड़ताल किया था। लास्ट में क्या था? एक पूना एक्ट साइन किया गया, किसके बीच में? महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, जिन्होंने क्या बात रखी थी कि जो इलेक्टोरल्स होगा वो ज्वाइंट इलेक्टोरल होगा, इलेक्टोरेट्स होगा, लेकिन उन्हें क्या किया जाएगा? रिजर्व सीट्स क्या की जाएगी? प्रोवाइड्स कराई जाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बार पूछा गया है कि जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट, वो किन के बीच में साइन हुआ और किस टाइम, मतलब किस ईयर में हुआ था? तो यहाँ पे जैसे कुछ डिफरेंस की बात करते हैं। इलेक्टोरल सेपरेट, पूना पैक्ट में ज्वाइन था, ठीक है। अगर हम बेनिफिशरीज की बात करते हैं, इसमें डिप्रेस क्लास के लिए रखा गया था और इसमें रखा गया था शेड्यूल क्लास के लिए। की पीपल की बात करते हैं तो इसमें रामसे मैकडोनाल्ड और इसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर जी देखने को मिलेंगे। आउटकम फास्ट अप टू डेट, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल की गई थी, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो शेड्यूल कास्ट थे, यानी कि जो डिप्रेस क्लासेस थे, उनको सीट, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई। और यहीं से आपको क्या देखने को मिलेगा? एक रिजर्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आज के टाइम पे क्या है, बहुत से जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके लिए क्या बन गया है, एक इलेक्शंस के टाइम पे चुनाव का एक मुद्दा बना हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो यही है 1935 का। इसमें से बहुत सारी जो चीजें हैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिल जाएगी। तो ब्रिटिशर्स का जो सबसे डिटेल्ड और जो सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट आया था वो तब आया था 1935 का, और यही एक्ट जो 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पास हुआ था, लागू हुआ था, उसका आपको ये क्या देखने को मिलेगा? बेस देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बैकबोन भी कहते हैं। की फीचर्स की बात करते हैं तो ऑल जो इसमें प्रपोज्ड देखने को मिलेगा, ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी कि ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम प्रोविजनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो प्रोविंस में इलेक्टेड मिनिस्टर के पास रियल पावर इसमें दी जाएगी। डायरेक्ची एट सेंट्रल, यानी कि जो इसमें क्या था, रिजर्व कर दिया गया था, अब सेंट्रल में डायरेक्ची होगा। बाई कैमिकल लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट और कुछ राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। करेंटली आज भी 6 स्टेट में आपको देखने को मिलेगा बाई कैमिकल लेजिस्लेचर्स। अब मैंने पूछा था कि उस स्टेट के नाम से बताने, आपको अभी कमेंट बॉक्स में 6 के 6 या 7 स्टेट, 6 से 7 स्टेट है, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सेपरेट इलेक्टोरल की बात करते हैं तो 4 मोर ग्रुप्स, लाइक अगर हम ह्यूमन और वर्कर्स की बात करें तो जो सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स थे और भी ज्यादा इसको क्या किया गया था, इसमें और भी डिविजन्स देखने को मिलेगा। फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी 1937 से,
उसके बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो आज जो हमारा आरबीआई है ना, वो भी इसी में देखने को मिलेगा 1935 के एक्ट से। जो फ्रेंचाइजीज एक्सटेंडेड उसको क्या कर दिया था, 10% ऑफ पॉपुलेशन कर दिया गया था। यानी कि अगर हम बात करें, कांग्रेस ने इलेक्शंस लड़ी और बहुत से ज़्यादा स्टेट्स में क्या थी वो जीत करके भी आई थी, सरकारी बनाई थी, लेकिन ब्रिटिश अब भी फाइनल जो अथॉरिटी थी वो किसके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास ही थी। ओके, उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और हर साल हम 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंस हुए थे। हमसे पाकिस्तान अलग होके बना था। पाकिस्तान दो रीजन में बना था, एक था ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। और आज यही दो ऐसे कंट्री हैं जो हमसे ही अलग होकर के हमारे लिए ही क्या बना हुआ है, सरदर्द बना हुआ है। तो ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पे वही किया था, डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो इम्प्लीमेंट किया था, और हमारी कंट्री के अलग अलग साइड से वो उन्होंने क्या कर दिया था, पार्टिसिपेशन कर दिया था। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताओ, बांग्लादेश और इंडिया प्लस पाकिस्तान, इनके बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो जैसे कि अगर हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करें ना, तो इस एक्ट में क्या हुआ था, इसको जो पास किया गया था वो माउंट बेटन प्लान के बाद पास किया गया था 3 जून 1947। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो ब्रिटिश रूल है वो कंट्री, हमारी कंट्री से वो खत्म हो जाएगा, और 15 अगस्त 1947 को क्या था, हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंस नेशन बना। एक चीज याद रखिएगा कि हमारी कंट्री में ना हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई थी, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान हमसे जो पार्टीशन होता ना उससे अलग किया गया था। जो अगर कोई वीडियो पाकिस्तान के अंदर में देख रहे हो ना, तो ये बात याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंस वो नहीं हुए थे, इंडिपेंडेंस हम हुए थे। उन्हें हमने अपना हिस्सा दे करके एक अलग देश बनाया। तो दो देश बना, दो देश क्या, देश एक ही बना था, एक पहले से ही था। हमारी कंट्री पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, यानी कि 1947 से पहले से ही काफी रिसेंट टाइम से एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान जो एग्जिस्ट करता है वो कब से करता है, 1947 से एग्जिस्ट करता है, उससे पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता था। उससे पहले पाकिस्तान क्या हुआ करता था, हमारी कंट्री का एक हिस्सा हुआ करता था। फिर उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट था वो इंडिया के लिए क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, और जो वायसराय पोस्ट था वो क्या बन गया था, गवर्नर जनरल का पोस्ट बन गया था। एक क्वेश्चन और, हमारी कंट्री के पहले नॉन ब्रिटिशर जो गवर्नर थे वो कौन थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और हाँ 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में हमारा क्या है, संविधान लागू हुआ। जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हम फॉलो करते हैं, दुनिया का जो सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो बना, उसका जो एक बैकग्राउंड था वो यही था, जहाँ पे अभी हमने बात करी थी किसके बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने डिस्कस करा दोनों लेक्चर में। देखिए फटाफट रिकॉल करते हैं। सबसे पहले जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हुआ था, जिसमें हमने कंपनी का रूल डिस्कस करा था 1773 से 1858 तक। जैसे जो ब्रिटिश कंपनी थी यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक ट्रेडर कंपनी के तौर पे आई थी 1600 में। धीरे धीरे पावर ट्रांसफर होता गया, और जो कंपनी हमें टैक्स दिया करती थी वो कंपनी टैक्स लेना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हम ब्रिटिश रूल को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक कंपनी रूल, दूसरा था क्राउन रूल। उसके बाद आपको कुछ रेगुलेटिंग एक्ट देखने को मिलेगा जिसमें आपको 20-20 ईयर का डिफरेंसेस था, और यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी रेगुलेटिंग एक्ट में जो आज हमारी कंट्री के अंदर में सुप्रीम कोर्ट है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। और जो पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो बनाया गया था कलकत्ता के अंदर में 1774। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसमें क्या था, डबल गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, इंट्रोड्यूस डुअल कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कंपनी, दोनों देखने को मिलेगा। उसके बाद जो चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये आपको देखने को मिलेंगे जिसमें 20-20 साल का गैप था। फिर आता है द रूल ऑफ गवर्नर जनरल प्रीम, यानी कि 1858 से पहले, और क्योंकि 1857 में हमारा हुआ था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया, जिसमें कारण क्या क्या थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड सोशल कारण थे। और सबसे ज़्यादा जो इनमें इस वॉर में जो चिंगारी लगाने का काम किया था वो बंदूक की जो कारतूस थी उसने किया था। और फेल होने की बहुत से कारण थे। हम रिवॉल्ट के टाइम पे हमारे द्वारा जो वेपन्स यूज़ किए गए थे वो काफ़ी ट्रेडिशनल थे, और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो वेपन्स यूज़ किए जा रहे थे वो काफ़ी मॉडर्न्स थे। मोटिव्स अलग अलग थे हमारे। हम लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ एक कॉमन लैंग्वेज कह सकते हो, क्योंकि ऐसे लैंग्वेज की कमी थी जो पूरे कंट्री को यूनाइट नहीं कर पाई थी। उसके बाद अभी हाँ हमने डिस्कस करा आज का कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। फिर आज हमारा जो डिस्कशन चला था वो क्राउन रूल के बारे में चला था। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और लिख सकते हैं। जब हम सेकंड चैप्टर रिवीजन करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स फटाफट क्या करेंगे, क्या करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, तब हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। जैसे हमारा एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पार्ट रिवीजन हो जाएगा तो फटाफट आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट पार्ट का टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। आप जरूर उसको अटेम्प्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई भी रिकमेंडेशन है, वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।